नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 8:30 बज चुके होंगे और इस बढ़िया से ठंडी के मौसम में अब रजाई और कंबल छोड़ने का मन तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने में सबसे पहले आलस को ही त्याग करना पड़ता है। तो उस आलस को पीछे छोड़ते हुए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं और आज के इन धुआंधार प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत की जाती है। जैसा कि आपके पीछे आप मेरे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। मैं फिर एक बार बात कह के क्लास चालू करूंगा कि पेपर डेट बढ़ी है लेकिन कंपटीशन कम नहीं हुआ है, कंपटीशन और बढ़ेगा क्योंकि बाहर इन्होंने फॉर्म ओपन किया, सारी चीज़ हिसाब से हुई है। तो कंपटीशन को आप हल्के मत लीजिए, आप मन को रिलैक्स मत करिए, अंदर की आग को बनाए रखिए क्योंकि आग जो है वही आग आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहीं से भी अपने आप को लो नहीं करना है, क्लियर दिमाग में रख लो। ठीक है, अब क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी जो सुस्ती है उसको दूर करके चुस्ती की तरफ बढ़ते हैं इन प्रश्नों के साथ। चलिए भैया, पहला प्रश्न है कि कनिष्क, जी भैया कनिष्क नाम याद होगा क्यों? कनिष्क के दरबार में रहने वाले निम्न में से किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी? क्या प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी, यहां पूछ रहा, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहां पर बताइए इनका नाम क्या होगा। ये देखिए, एक चीज और देखिए, इस प्रश्न में एक हिंट दे रहा है कि ये कनिष्क के दरबार में क्या करते थे, एक दार्शनिक के तौर पर थे और वो किस धर्म से संबंधित थे? वो भैया बौद्ध धर्म से संबंधित थे। यानी कि यहां पर देखिए प्रश्न इतना आपको हिंट दे रहा है कि आप ना चाहते हुए भी सब कुछ आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया जी, नागा अर्जुन। अगर आपका जवाब यहां पर क्या नागा अर्जुन है तो सही कर ले। नागा अर्जुन जी ने ही प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी। यह भी प्रश्न में आ सकता है कि किसने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी और किस धर्म से संबंधित है। तो यह प्रश्न के जरिए आपका एक अच्छा पॉइंट यहां से बन सकता है। और फिर बता रहा हूं बेटा, क्लास करने आए हो तो कॉपी और पेन, अगर आप इसके बिना आप सोच रहे हो क्लास कर लोगे, दिमाग में बसा लोगे, फिर बाद में तो क्या होता है ना, ये आलस जो होती है ना कि अरे कर लेंगे, जो कर लेंगे वाली थ्योरी में चले जाते हैं वो एग्जाम में भी फिर कर लेंगे, वो कर ही लेते हैं, वो क्योंकि उस समय तो नहीं कर रहे होते ना, वैसे वहां भी कर लेंगे। और जो कर रहा होता है वो वहां करके आता है और क्या सिलेक्शन लेके घर पे जाता है। और उनके पिताजी का भी सीना गर्व से चौड़ा होता है और माहौल में फिर ठाठ होते ही हैं। और लड़का हुआ तो फिर बिहार में पता ही है, मोटी मोटी गड्डी, और लड़की हुई तो घर वालों की गड्डी कम और फिर भौकाल टाइट। क्यों भौकाल? वैसे नहीं, रंगदारी शायद हम लोग कह सकते हैं बिहार में, भौकाल तो हम लोग के यूपी का टर्म हो जाता है। क्यों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बातों बातों में काफी हो गई बातें। ठीक है, अच्छा हाँ, ये प्रज्ञापारमिता जो सूत्र है, दरअसल ये जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ना, इसमें ज्ञान और शून्यता, क्या भैया ध्यान समझना, ज्ञान और शून्यता, इसकी अवधारणा को जो है विस्तार से बताया गया। ठीक है, ज्ञान और शून्यता की धारणा को विस्तार से बताया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान लेना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ब्राह्मण ग्रंथ से, ध्यान से पढ़ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ओके, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के शमन का उपचार मिलता है? ओके, अब ये ऐसा प्रश्न है जो मैं कह सकता हूं कि 95% बच्चे नहीं जानते होंगे। मैं 5% मान लेता हूं कि चलो मे भी कहीं से उन्होंने पढ़ लिया हो, कुछ जान गए हो। अदरवाइज मुझे क्लियरली पता है कि 95% बच्चों के बस की बात नहीं है प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को आप स्किप कर दीजिए, सीधा बता रहा हूं, क्योंकि इनमें कंपटीशन ऐसे प्रश्नों के साथ आता है। लेकिन मुझे पता है कि ऐसे प्रश्नों से आप कंपटीशन क्लियरली, मतलब क्या कहते हैं, दूसरों को बीट नहीं कर सकते। ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस मार्किंग भी नाम की एक चीज होती है। गलत करने से अच्छा है जो हमारे श्योर है उनमें से कमी ना है। ठीक है, चलिए तो इसका बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, हाँ भैया षड्विक्ष ब्राह्मण। क्या भैया? षड्विक्ष ब्राह्मण, ठीक है, षड्विक्ष जो है 21 जो है ग्रंथ का ब्राह्मण है, क्योंकि आपको पता है ना हर वेदों के अपने ब्राह्मण है, उपनिषद है, आरण्यक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये भैया आपका किसका, मैं फिर से पूछ रहा हूं किसका, चलो बता दे रहा हूं जिससे दिमाग में बैठा लो कि भैया जो आपका षड्विश होता है ये आपका सामवेद का होता है। किसका बेटा? सामवेद का होता है। ठीक, ये सामवेद ग्रंथ का है।
इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। पूछ सकता है कि वह कौन सा ब्राह्मण है जिसे अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है, जिसका संबंध सामवेद से है और उसमें प्राकृतिक क्या कहते हैं, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन मिलता है। या पूछ सकता है कि षड्विश निम्न में से ऐसा कौन सा सामवेद का ब्राह्मण है जिसमें किस किस चीजों का हमें डिटेल मिलता है। तो प्रश्नों को पूछने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन क्या तथ्य तो वही रहेंगे। तो इन तथ्यों के बारे में आप लिख लीजिए कि सामवेद, सामवेद के सामने आप ऐसे क्या करके एरो बना के लिखिए कि ब्राह्मण में क्या, षड्विश ब्राह्मण, और इसका क्या है भैया, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्रैकेट में करके लिख लो अद्भुत, और फिर क्या लिख दो, इससे क्या जानकारी मिलती है ये लिख लो। ये आपके शॉर्ट हैंड नोट्स हो गए। और इसे जब आपने, मैं बताता हूं, शाम में जब आप बैठिए आफ्टर स्नैक, रात में सोने से पहले एक बार जो आज दिन भर में पढ़े एक बार रिवीजन करके फिर आप सो जाइए। मैंने बहुत ही आसान तरीका बता दिया किस प्रकार से, मतलब ऐसा तरीका मैंने बताया कि अगर आप उसको फॉलो कर लें तो मैं ये कह सकता हूं कि आप एग्जाम में क्लियरिटी के साथ जाएंगे। एग्जाम देखो क्या होता है ना कि एग्जाम हॉल में आप क्लियरिटी के साथ बैठे हैं, लेकिन वहां पर आप कैसा रिएक्ट कर रहे होते पेपर देख करके, ये बहुत बड़ा एक सिलेक्शन होने और ना होने का रीजन होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप उसे जितना अच्छे से हैंडल कर ले जाते हैं ना, वही आपकी सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच की दूरी को जो है बढ़ाता है। क्योंकि सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन तो दूरी बढ़ा, सिलेक्ट होना है ना, तो दूरी बढ़ाना है नॉन सिलेक्शन से ना, इस वे में मैं कह रहा हूं, ना कि सिलेक्शन मतलब क्या कहते हैं नौकरी से दूरी। दोनों में अंतर समझना, कहोगे सर क्या फालतू की बात कर रहा हूं। जैन तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह, चलो ये थोड़ा सा इजी कहूंगा, क्योंकि कोई भी लूसेंट ले लो, कोई भी बुक ले लो तो उसमें ये चीज मिल जाता है, लेकिन बच्चे इतना ध्यान देते हैं इस पे, मैं मानता हूं, क्योंकि उतना ज्यादा इसके आने के चांसेस, कुछ इसके 2-3-4 इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछ ले जाते हैं, बाकी इतने पूरे 2400 याद करना आसान नहीं है। तो लेकिन अब प्रश्न आ गया है तो जानते हैं, और जो भी है देखते हैं। आपको पता टोटल 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। अलग अलग जो तीर्थंकर हैं इनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। जैसे दूसरे कौन थे, अजीतनाथ थे, इनका क्या है भैया, इनका था, अच्छा देखो इसमें पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित है, तो अब मैं क्लियर कर देता हूं क्लास को थोड़ा सा समय कम करते हुए। तो ये गज होता है, तो ठीक है, इनका यानी कि गलत हो गया, पहला गलत। अब हमारे तीसरे तीर्थंकर कौन थे, संभवनाथ। संभवनाथ का क्या था भैया, यहाँ पर संभवनाथ का अश्व था। जो तीसरे संभवनाथ थे, संभवनाथ जी का अश्व था। ठीक है, संभवनाथ जी का अश्व था। उसके बाद हम आगे बढ़ते तो पांचवें फिर तीर्थंकर कौन आते हैं, सुमित नाथ जी। सुमित नाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था, क्रॉन्च। क्या था भैया, क्रॉन्च। तो यहां पर ये क्या होगा, क्रॉन्च होगा। ठीक है, क्रॉन्च। अब आपकी कौन से, देखो ये समझना, ये आपके पांचवें तीर्थंकर हैं आपके सुमित जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बीमल नाथ का, बीमल नाथ आपके 13वें थे। ठीक है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है, कैसे, कौन से नंबर तीर्थंकर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो एक बार अच्छे से पढ़ ले जो हमारे सामने आ रहा है। तो बीमल नाथ जी का भैया क्या था, जी भैया बीमल नाथ जी का क्या था, इनका वराह था। तो यही हमारा सही जवाब हो जाता है। ठीक है, हमारा सी इसका सही जवाब। लेकिन शांतिनाथ जी का वज्र नहीं था, इनका भैया क्या था, हिरण था। ठीक है, हिरण, शांतिनाथ जी का हिरण था। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये हाँ, शांतिनाथ जी 16वें थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 16वें थे। तो वज्र किसका था, वज्र भैया 15वें तीर्थंकर जो धर्मनाथ थे। क्या भैया, 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जो थे उनका था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें इसमें कितना, 1 2 3 4 5 और 6 तो मैंने तुम्हें यही से बता दिया 24 में से। बाकी जो इसमें तो वो है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जिसका तुम लोग भूलते नहीं हो, उसको मिला लोगे तो 7-8 तो तुम्हें आसानी से ऐसे ही याद हो गया। तो ऐसे प्रैक्टिस किया करो ना, इससे आसानी से सब चीजें दिमाग में बैठती हैं। वो सोचो रट ले, पढ़ लिया, आ गया, नहीं बेटा, प्रैक्टिस करो। मैं बार बार कहूं मॉक टेस्ट को अपनी दैनिक पढ़ाई में शामिल करो। बड़े ना करो, अगर 2 घंटे का ना से, लेकिन आधे घंटे का, 1 घंटे का जरूर से जरूर मॉक टेस्ट हो। ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस के साथ आप मॉक टेस्ट भी दीजिए। और ऐसी क्लासेस को भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि फिर कहता हूं ना, क्वालिटी के ऊपर जाइए, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। मैं छोटी क्लास इसीलिए लाता हूं कि फालतू में लंबा करके कोई बहुत एक ही दिन में ज्ञान मुझे नहीं पिला देना है। मेरी क्लास उन लोगों के लिए जो रोज सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिकली थोड़ा पढ़ाई करना चाहते हैं।
जो सुपरफिशियल तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं ना, मेरी क्लास उनको नहीं समझ में आएगी। उनको लगेगा क्या है यार, आधे घंटे में क्या ही पढ़ा देंगे। वो बात सही है। गोलकुंडा राज, चले भैया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। थोड़ा मैं देखिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। मैं फिर कह रहा हूं, क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी नहीं। प्रश्न कितने हो रहे वो नहीं, कितने प्रश्नों को कितने अच्छे तरीके से समझाया गया, उससे आप कितना समझे, ये हमेशा आपका मोटो होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। चले, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, चले, बहुत आसान सा प्रश्न है, वेरी इजी, कि कौन सा सही नहीं है। और बहुत जो वो पॉइंट जो सही नहीं है आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न है। जी भैया, इसका सही जवाब क्या है, जो गलत है वो है बी, क्योंकि ये कह रहा है इसके संस्थापक क्या इब्राहिम शाह थे। नहीं भैया, ये गलत है। इसके संस्थापक इब्राहिम शाह नहीं थे, कुतुब शाह थे, कुतुब शाह। ठीक है, क्लियर, समझिए, बाकी सही है। हाँ भैया, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी याद रख लेना। संस्थापक कौन थे, कुतुब शाह, और अंतिम कौन थे, अबुल हसन। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी गोलकुंडा हीरे का विश्व प्रसिद्ध बाजार था। ये वेरी वेरी मतलब स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये बहुत बार मतलब पूछा गया और अच्छे एग्जाम में, और बहुत बच्चों को याद ये पॉइंट नहीं पता होता। और इसका मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज के खंडहरों पर स्थापित होता। हाँ, इतना तो इतिहास में पढ़ोगे। चलो, कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष, चले भैया, ये बहुत ही यूपी बिहार के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये अधिवेशन और कौन अध्यक्षता किया था, खास करके अगर उनके राज्य से संबंधित व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी या उनके राज्य में अधिवेशन हुए थे, तो ये 2-3 पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में। ठीक है, ओके, तो चलिए बताइए, 1899 लखनऊ, 1896 कोलकाता, 1894 ईस्वी मद्रास और 1904 मुंबई। कांग्रेस एक ऐसे, मतलब आप लोग कुछ लोग मैं देखता हूं आज की डेट में कह रहे थे हम कांग्रेस को हटा देंगे। मतलब एज ए टीचर मैं देखता हूं, आप ये देखिए किसी चीज को आप उसके जो चीज एक ऐतिहासिक तौर पर हमारे डीएनए में बस चुकी है, आप उसको कैसे हटाएंगे। क्योंकि अगर देश के स्वतंत्रता की बात की जाएगी, जो हमारा डीएनए है एक हिसाब से, तो उसमें आपको एक ही नाम मिलेगा। केवल एक नहीं कह रहा हूं, एक ही कह रहा हूं, केवल नहीं कह रहा हूं, और भी होंगे। एक ही नाम मिलेगा जो आपको यत्र तत्र सर्वत्र है। बाकी और नाम जो है कहीं मिलेंगे कहीं नहीं, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र में जो है, जो अच्छी पॉइंट्स पे होंगे, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स पे होंगे, वहां हर जगह मिलेंगे। तो कांग्रेस तो आप इसे खत्म नहीं कर सकते। बेसिकली मैं यही कहना चाहता, जो इतिहास से सीखा मैंने। बाकी राजनीति क्या कहती है मुझे नहीं जानना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें नौकरी लेनी, जिंदगी चलाना है। राजनीति करने वाले कल भैया किसकी पार्टी में कौन शामिल होता है हमें खुद नहीं पता। चलिए, तो जितने लोगों ने क्या बी जवाब दिया है, जो सही नहीं है, क्यों, 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ था। लेकिन कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। ठीक है, और इसी में पहली बार कांग्रेस से मंच से सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और किसने भैया लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है वंदे मातरम। ठीक है, तो ये जान लेना। अभी बीच में डिस्कशन हो रहा था कि ये क्या है कैसे मैं एक हंसी आ रही थी कि बताओ, अब ये लोग अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए वंदे मातरम पर डिस्कशन। अरे भैया, आज की बेरोजगारी पर डिस्कशन करो, आज की महंगाई पर डिस्कशन करो, जहां पूरी दुनिया परेशान है। सरकारी अधिकारियों का 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, चल जाएगा। जो बेचारे सरकारी नौकरी में, उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना। इन्फ्लेशन गरीब जो है यहाँ पिसता है ऐसे सब डिसीजन से। ठीक है, लेकिन वो मजबूरी भी होती है कि जो अपने आप में सक्षम है वो उसके हकदार भी हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि वो मनमानी, वो उसके हकदार है क्योंकि उन्होंने उस चीज को हासिल किया है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम अंतिम स्थान पर है। चलिए यार, ये मैंने शायद प्रश्न कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाई, आपको मिल जाएगा जवाब। चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोग इसका सही जवाब कहते हैं, देखो ध्यान समझना, अगर मैं यहां बताऊं सबसे अंतिम में कौन सा है, तो दौराह का युद्ध। जी भैया, क्यों, क्योंकि ये दौराह का युद्ध 1658 में हुआ था। बाकी ये सबसे पहला कौन सा ये बताओ। तो सबसे पहले आपके 1531 में 32 में कौन था, सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, उसके बाद कौन सा, कन्नौज आता है कि दौसा, फिर उसका चौसा आता है, फिर कन्नौज आता है। चौसा 1539 और वो 1540। ठीक है,
ये भी आप जाने रहना। बाकी ये सारे युद्ध तो काफी इंपॉर्टेंट ना बेटा, ये सब तो मुझे लगता है कि तुम लोग के दिल दिमाग पे तो होगा ही, आई थिंक, क्योंकि दिल दिमाग में होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो थोड़ी सी हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ें और टाइमलाइन को थोड़ा सा गौर करें। आप लोग गौर नहीं कर रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। चलिए, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन दिया है, कारण दिया है, बताइए। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस सदस्य नहीं थे। अच्छा, वाह भाई। और 1934 में इस्तीफा दे दिया था। 1934 में गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था। इजी प्रश्न है यार, वेरी इजी। इसी को लेकर तो कथन भी आते हैं, इसलिए कर बहुत इजी है, कुछ इसमें बहुत घुमाव नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि भैया ये दोनों कथन सही और सही व्याख्या करता है। जी भैया, गांधी जी ने जो है 1934 में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, मतलब कांग्रेस से, और इस्तीफे के पश्चात वो कभी औपचारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे। वो कांग्रेस की जो डिसीजंस होते थे एज ए गार्जियन, वो उसमें जो है अपनी राय रखते थे, उसको बताते थे, और लोग गांधी जी के पास जाते थे कि क्या किया जाए। लेकिन अगर आप कहे सदस्य थे तो सदस्य नहीं थे, क्योंकि आपको पता होगा कि उनका जो है, उन्होंने सदस्यता अपनी जो है रद्द करने के बाद उन्होंने दलित उत्थान में बहुत काम किया था, और उन्होंने देश में एकता लाने के लिए बहुत काम किया था। ठीक है, जो आज गाली दे रहे हैं ना एक इस जैसे महापुरुष को, उनको ना सही से इतिहास का ज्ञान है और ना वो स्ट्रगल को समझते हैं। क्योंकि अगर उनके स्ट्रगल को आप केवल पढ़ लीजिए ना, तो आप कहोगे यार किसी का अगर अगर इतनी खामियां भी पढ़ो, लेकिन अगर इतना स्ट्रगल कर रहा है ना, तो वो यार वो खामियां कुछ खामियां ही नहीं है भाई। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिकली तौर पे देखो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो गया, एक मिनट रुकिए शायद। अच्छा, ओ हो ये महाराज बेटे, तभी मैं सोचूं क्या हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हाँ अब आया। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? ध्यान समझिएगा, नहीं होती है। चलिए जवाब दीजिए। वैसे भी हम लोग तो जंजी वाले, क्या नाम है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो है तैयारी कर रहे होंगे। आई थिंक 2012-23, हाँ मतलब अभी आ रहे होंगे, अभी मैं कह नहीं सकता ज्यादातर होंगे, अभी मिलेनियल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि 1997 से 2012, नहीं नहीं, हाँ जेनजी हो गए सब, मैक्सिमम जेनजी हो गए। ओके 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 ओके, हाँ सॉरी माय बैड, यहाँ पर जेनजी बच्चे ज़्यादा है, तो जेनजी लोगों को तो उतना इतिहास समझ में आएगा नहीं वो पढ़ करके भी नहीं समझना चाह रहे चलिए, शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद वहां आया, यहाँ आया था। अशोक की बात हो रही है, ठीक है, लुम्बिनी में कह रहा है। भगवान बुद्ध की महापरिवर्तन स्थली कुशीनगर है, और लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान करने की घोषणा। बेसिकली कह रहा है कि ये रूमिनदेई अभिलेख से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है। ये सारी एक जानकारियां हैं, लेकिन उससे नहीं मिलती है जो ये अभिलेख है। और ये अभिलेख किससे भैया? तो ये अशोक जी से संबंधित है, जो मौर्य वंशीय शासक थे। ठीक है, तो यहां पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है, इसका साक्ष्य हमें अशोक के, इसके क्या नाम है, रूमिनदेई अभिलेख से नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर व्यक्ति दिया है और विषय दिया है। चलिए मैं इसको साफ कह रहा हूं, ये इजी प्रश्न है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका कहीं ना कहीं आप वो चीज नहीं समझ रहे हैं जिस चीज की जरूरत है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अच्छे से समझना और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के जवाब देना। मैं हड़बड़ी में नहीं कुछ करूंगा, मैंने इसीलिए सारी चीजें बता दी कि तुम्हें क्या समझने की जरूरत है कि तुम एग्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे। क्योंकि देखो कुछ इसमें दिया गया है जिससे आप उसका जवाब पहुंच सकते हो। एक मिनट माफ करिएगा, यहां पर इसका एक होगा, वरना आप लोग कहेंगे सर वो है, यहाँ एक होगा। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं क्योंकि ऑप्शन मेरी नजर गई। हाँ अब बताइए, क्योंकि तुम इसमें से 4 में से केवल 2 की तरफ बढ़ जाओ, बाकी ठीक है, बाकी जवाब दे लोगे तुम। ऐसा नहीं है कि तुम, मैं कह रहा हूं चौथा भी तुम पहुंच सकते हो। डायआर्की मतलब होता है जिसने दोहरे शासन की नीति होती है। डायआर्की अंग्रेजी में लिखा है, इसका है मतलब दोहरे शासन की नीति। तो कौन लाया था? चारों के चारों बहुत आसान है यार, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए पहले मैं जवाब देता हूं, इसका सही जवाब बता देता हूं। इसका पहला जवाब बी ही होगा, इसीलिए बेटा मैंने उसको सुधार दिया, क्योंकि मैं 2 से शुरुआत होगी और मैंने देखा 4 तो नहीं होगा। दूसरे लिन लेखकों का 4 तो नहीं होगा, लिन लेखकों का ही था जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया था।
लिनलिथगो ही थे जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव जो है बात की थी, और घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स। तो इसीलिए मैंने उसको देखते ही दिमाग में आई कि गलत है, बाकी वही फिर बात क्या, वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आधीनस्थ पार्थक्य की नीति, सेपरेशन जो कहते हैं, और डायरकी चेम्सफोर्ड द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है, क्लियर। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोग के सामने कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाई, कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष कौन थे बताइए। चलिए बताए ना, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस में करा देना चाहता हूं, जिससे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। और भैया एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया कि आप लोग तो जो कर ही रहे, लेकिन जो 72वीं बीपीएससी जिसमें अच्छे खासे पोस्ट फिर से आने वाले हैं, इस बार भी लग रहा है कि 600-700 के नीचे पोस्ट नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छी खासी होती है भैया। बिहार जैसे राज्य में आप अदर स्टेट्स का देखो जो है कितना पोस्ट आता है, तो आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद ये लगाई जा रही कि पेपर होने तक और सब कुछ होने का 600 से 700 के बीच, मतलब अधिकतम बता रहा हूँ, 600 मान के चलो, 600 तक पोस्ट फिर इस बार वैकेंसी। तो आसान मतलब कम नहीं होता है बेटा, अच्छा होता है। तो उसी का तैयारी करना चाहते हो तो ये सब क्लासेज इनफ। ठीक है, इसी लेवल की पढ़ाई करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये मत सोचो कि वो होगा, नहीं नहीं, बस यही लेवल बनाए रखो। मैं कह रहा हूं यही लेवल बनाए रखो। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर तुम्हारे हो जा रहे हैं, यकीन मानो तुम सिलेक्शन ले लोगे 72वीं बीपीएससी के प्री में, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। ठीक है, तो बहुत सोचना नहीं है, जवाब दीजिए। चलिए बताइए, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आसान प्रश्न था, लाहौर अधिवेशन, मदन मोहन मालवीय। इसको कौन भूलेगा भाई। अगर तुम लाहौर अधिवेशन नहीं याद है तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम तैयार हो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तुम्हें जब ये मिल गया 3, तो अब क्या देखो। ठीक है, अब यहां पर 2 का इलाहाबाद अधिवेशन था। ठीक है, ओके, चलो इसी साथ क्लास खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। ओके, चलिए।